अब दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार गोलियां या मिसाइलें नहीं, बल्कि दिमाग और सही समय पर उठाया गया कदम है, और भारत ने हाल ही में ऐसा ही एक दांव चला है। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका को एक संदेश देता है कि भारत किसी पर भी निर्भर नहीं है। यह कहानी वॉशिंगटन से शुरू होती है, जहां अमेरिका ने भारत के निर्यात पर पहले से लगे 25% के शुल्क में 25% और जो डीएच दिया, जिससे भारत से अमेरिका जाने वाला हर सामान 50% महंगा हो गया। यह सुनकर एक बद्धा झटका लगता है, लेकिन असली बात कुछ और ही है। अमेरिका का यह गुस्सा असल में रूस पर है, क्योंकि भारत लगातार वहां से कच्चा तेल खरीद रहा है और अमेरिका की शर्तों वाली डील को मानने से मना कर रहा है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी देश दबाव में आ जाता है, लेकिन भारत ने क्या किया? उसने सीधे तौर पर अब अफ्रीका से तेल खरीदने की तैयारी कर ली है। यहाँ पश्चिमी अफ्रीका के सबसे बड़े देश नाइजीरिया की एंट्री होती है, जो महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल आपूर्ति करता है। कुछ साल पहले दोनों देशों के बीच $5 अरब से ज्यादा का व्यापार होता था, जिसमें कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा था। बाद में यह घटकर करीब $8 अरब रह गया, लेकिन अब खेल फिर से बदलने वाला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अगबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले से ही आरक्षित कर लिया है। यह सिर्फ एक तेल की डील नहीं है, बल्कि एक सीधा संदेश है कि भारत के पास हमेशा एक बैकअप योजना है और वह अमेरिका या यूरोपीय संघ के दबाव में नहीं आएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस से तेल आना अभी भी पूरी रफ्तार से जारी है और लाखों बैरल रूसी तेल भारत के बंदरगाहों पर उतर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के इस शुल्क से भारत की अर्थव्यवस्था पर सिर्फ नाम मात्र का असर होगा। निर्यात पर 1.63% और सकल घरेलू उत्पाद पर सिर्फ 0.69% का, यानी भारत इसे आराम से झेल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत और नाइजीरिया अब सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहेंगे। दोनों देश औषधि, कृषि मशीनरी, डिजिटल तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। मार्च 2025 में दोनों ने $20 अरब का व्यापार लक्ष्य तय किया था, और अगर यह पूरा होता है तो अफ्रीका में भारत की पकड़ डीएच और भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा यह साझेदारी एक और बड़े पहलू को छूती है, ब्रिक्स का विस्तार और वैश्विक दक्षिण की राजनीति। अगर नाइजीरिया इन मंचों पर भारत के साथ खड्डी डीढ़ा रहता है, तो अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों की पकड़ डीडीएच को संतुलित करने में भारत को बड़ा फायदा होगा। यानी यह सिर्फ एक ऊर्जा समझौता नहीं, बल्कि भू राजनीति का सबसे मजबूत मोहरा है। कूटनीति में हर चाल का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अफ्रीका के साथ भारत का यह जुड़ाव आने वाले सालों में न सिर्फ तेल की कीमतों में स्थिरता देगा, बल्कि नए बाजार और निवेश के दरवाजे भी खोलेगा। जिस तरह से अमेरिका भारत पर लगातार शुल्क लगा रहा है, उससे भारतीय निर्यातकों का भी काफी नुकसान होने वाला है, और यही कारण है कि भारत दूसरे बाजारों को भी तलाश रहा है ताकि अपने सामान को दूसरे देशों में भेज सके। यानी यह साफ है कि भारत ने जो बैकअप योजना तैयार की थी, अब उसे सक्रिय कर दिया गया है। दूसरी ओर अमेरिका के भीतर से अब भारत से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह पुतिन को मनाकर यूक्रेन युद्ध रुकवाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत से अपील की है कि वह अपनी प्रभावशाली स्थिति का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करें। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। ग्राहम का कहना है कि अगर भारत इस युद्ध को खत्म कराने में भूमिका निभाता है, तो इससे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत रूस से सस्ती कीमत पर तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, और यह तेल पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देता है। इसके अलावा इजराइल से भी एक और खबर आ रही है। इजराइल और भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में लगातार मजबूत होते गए हैं, और अब इसमें एक नया पहलू जुड़ने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि वह जल्द ही भारत आना चाहते हैं। यह बयान उन्होंने यरूशलेम में भारत के राजदूत जेपी सिंह से मुलाकात के बाद दिया। नेतन्याहू ने भारत के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहे शुल्क विवाद में भारत के रुख का समर्थन किया और कहा कि वॉशिंगटन में एक बुनियादी समझ है और भारत एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार है। उनके अनुसार भारत आज एशिया में एक ऐसा देश बन चुका है जो सबसे अलग नजर आता है। नेतन्याहू ने भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग को भी रेखांकित किया।
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल हुए इजरायली उपकरणों का जिक्र किया, जिन्हें युद्ध में परखा हुआ और बेहद कारगर बताया। यह संकेत भी साफ था कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में और बढ़े सौदे हो सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू के एजेंडे में भारत के साथ संबंधों के अलावा एक और बड़ा मुद्दा था, गाजा। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल का इरादा गाजा पट्टी के पूरे इलाके पर सैन्य नियंत्रण करने का है, लेकिन यह एक स्थायी कब्जा नहीं होगा। उनका कहना था कि इजराइल वहां एक सुरक्षा घेरे का निर्माण करेगा ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। नेतन्याहू ने एक समाचार को दिए साक्षात्कार में कहा कि इजराइल गाजा पर शासन नहीं करना चाहता, बल्कि उसे ऐसे सशस्त्र बलों को सौंपना चाहता है जो वहां सही तरीके से व्यवस्था संभाल सके। यह बयान ऐसे समय आया है जब गाजा पर कब्जे को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत तेज हो गई है। इजरायली सेना का दावा है कि 22 महीने से जारी युद्ध के बाद वे पहले ही गाजा के करीब 75% हिस्से पर नियंत्रण कर चुके हैं। हालांकि इस कदम के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है। अगर इजराइल गाजा पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसे वहां के फिलिस्तीनियों की भलाई की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, और यह ऐसे समय पर होगा जब गाजा भयंकर मानवीय संकट और भुखमरी का सामना कर रहा है। जिस तरह से इजराइल युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसे में क्या भारत इजरायली प्रधानमंत्री को आमंत्रित करता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि भारत के अंदर भी इजराइल विरोधी लोगों की कमी नहीं है। इजराइल में नेतन्याहू की सत्ता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासकर गाजा युद्ध को लेकर। उनके आंतरिक राजनीतिक हालात भी अस्थिर हैं। ऐसे में भारत का दौरा उनके लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति और वैश्विक दक्षिण में अपनी बरहाती भूमिका के बीच इस दौरे को मंजूरी देता है या नहीं। यह भी ध्यान देने लायक है कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ीढा रहा है, और अगर नेतन्याहू भारत आते हैं तो यह इस नीति पर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। भारत और इजराइल की साझेदारी जिस तरह से बेरच रही है, वह पश्चिम एशिया की राजनीति में भी भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है। दोनों देशों के बीच तकनीक, जल प्रबंधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है, और नेतन्याहू का दौरा इन्हीं संबंधों को और गहरा करने की कोशिश हो सकती है। अब बात करते हैं कूटनीति के एक और महत्वपूर्ण मोहरे की, जो रूस और भारत के संबंधों को मजबूत कर रहा है। हाल ही में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं और उनका भविष्य शानदार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक वैश्विक शक्ति है और आने वाले समय में विश्व व्यवस्था को आकार देने में उसकी भूमिका अहम होगी। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और यूरोप रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और रूस के बीच तेल के अलावा रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी गहरा सहयोग है। रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद और ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त विकास इस साझेदारी की मिसाल है। यह साझेदारी भारत को न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।